हेलो एंड वेलकम टू डी स्टडी साइंस की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। हमारा फोकस इस समय फिजिक्स पर है और फिजिक्स की इस सीरीज में हमने कुछ चैप्टर्स पर भी चर्चा कर ली है और गुरुत्वाकर्षण जो हमारा चैप्टर है वो वर्तमान में चल रहा है। गुरुत्वाकर्षण का यह पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने मास एंड वेट को समझा है। उसी में हमने लिफ्ट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी पर भी चर्चा की है। जहाँ हमने देखा था कि मास और वेट दोनों अलग अलग होते हैं। मास पूरे ब्रह्मांड में एक होता है, चाहे आप किसी भी वस्तु को कहीं पर भी लेकर चले जाएं, पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर लेके जाएं या पृथ्वी के ही अन्य स्थानों पर लेके चले जाएं, यहाँ पर जो मास रहता है वो है अपरिवर्तनशील होता है। वहीं अगर वेट की बात करें तो वेट परिवर्तनशील होता है। इसे पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर लेकर जाया जाए तो इसके मान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पृथ्वी से किसी वस्तु को चंद्रमा पर लेकर जाए तो उसका भार चेंज हो जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में अच्छे से समझा था। ठीक है, भार की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और ये परिवर्तनशील होता है। भार एक प्रकार का बल होता है, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन हो जाती है। वहीं हमने लिफ्ट की कंडीशन देखी थी कि लिफ्ट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बढ़ने या घटने के कारण भी भार में परिवर्तन होता है। जब आभासी भार, और उसे हम आभासी भार कहते हैं, ठीक है, जब लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही थी तब जो वेट है वो बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, और जब लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही थी तब वेट घटता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसको भी हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, इसको भी हमने देखा था। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों पर भी चर्चा की थी। जहां एस्केप वेलोसिटी हम उस वेलोसिटी को कहते थे या कहते हैं जिस वेग से किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए और वह पृथ्वी पर कभी ना लौटे, तो उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी ग्रह की कक्षा में किसी उपग्रह द्वारा लगाए गए वेग को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो इस प्रकार के हमने कुछ वहाँ पर टॉपिक्स को समझा था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके पार्ट 2 हमारा देख लें। ठीक है, अब हम चालू कर रहे हैं पार्ट 3, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का हम अगला टॉपिक उठा रहे हैं और अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन। अगला टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन किसका? तो रिलेशन दो बेगों के बीच का। दो बेग कौन कौन से हैं? एक तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में हम संबंध को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के रिलेशन को। तो यहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 गुना होती है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाता है कि एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का कितना गुना होती है, या ये पूछ सकता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी में हम किससे मल्टीप्लाई करें, किससे गुणा करें कि हमें एस्केप वेलोसिटी की प्राप्ति हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि VE किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है पलायन वेग को, अर्थात एस्केप वेलोसिटी को, पलायन वेग को। वहीं अगर हम बात करें VO, जो डिनोट कर रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी को, अर्थात कक्षीय वेग को। ठीक है, और √2 तो √2 है ही। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी में आप √2 का मल्टीप्लाई कर दें तो उस ग्रह का या उस वस्तु को जिस वेग से आप फेंकेंगे और वो पृथ्वी पर कभी ना लौटेगा, तो उस प्रकार के वेग को हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? आपको मिल जाएगा एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन देखेंगे, कुछ केस देखेंगे। जैसे केस नंबर 1, यहाँ पर वस्तु को फेंकेंगे हम v वेग से और उसका वेग अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन आपके पास पहली कंडीशन ये है कि मान लीजिए किसी ग्रह, हमने हमारी अर्थ मान ली है, किसी ग्रह से किसी उपग्रह को आप ऊपर छोड़ रहे हैं कुछ इस प्रकार से, और आप जिस वेग से उसे छोड़ेंगे उसे हम v से डिनोट करेंगे, और जिस वेग से वह कक्षा में चक्कर लगाता पहुंचने के बाद में, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर केस नंबर 1 हमारा ये कह रहा है कि जहाँ वस्तु को या उपग्रह को v वेग से फेंकेंगे और ऑर्बिटल वेलोसिटी से वह गति करेगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से अगर वह वेग कम हो, जिस वेग से आप फेंक रहे हैं वह कम हो, किससे? ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो यहाँ पर वह जो उपग्रह रहेगा वह या वस्तु रहेगी, हम यहाँ पर एक वस्तु ही मान रहे हैं, उसको एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। ठीक है, तो वस्तु पृथ्वी पर गिर जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस केस में होगा वस्तु पृथ्वी पर गिर जाएगी, वस्तु पृथ्वी पर गिरेगी। ठीक है, यह हमारा केस 1 था। केस 2 कहता है, केस 2, वस्तु को v वेग से फेंकें और उसका वेग कितने के बराबर हो? ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो। ठीक है, या वस्तु को जिस वेग से फेंका गया हो वह वेग किसके इज इक्वल में रहेगा? तो वो रहेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी के। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जो वस्तु रहेगी वो वृत्तीय मार्ग पर गति करने लग जाएगी, वृत्तीय मार्ग पर गति करने लगेगी।
यहाँ पर। ठीक है, तो जिस वेग से आप फेंक रहे हो यदि वह ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करने लग जाएगी। और तीसरी कंडीशन है आपके पास, वस्तु का वेग भी कम रहेगा किससे, एस्केप वेलोसिटी से, एस्केप वेलोसिटी से, और ज़्यादा रहेगा किससे, ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो ये वाली जो कंडीशन जब बनेगी, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, जब वस्तु का वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो ज़्यादा रहे लेकिन यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी से कम रहे, तब क्या होगा, तो तब वस्तु दीर्घवृत्तीय मार्ग पर गति करने लग जाएगी, जिसको हम एक्स्ट्रा सेल्युलर या एलिप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब वस्तु, इस कंडीशन में वस्तु दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 कंडीशन को समझा है, जहाँ पर वस्तु का जो वेग है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम रहे। अब जब ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम रहेगा तो वस्तु पृथ्वी पर गिर जाएगी, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु को जिस वेग से फेंका जाएगा वह ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करने लग जाएगी, हमारी दूसरी कंडीशन थी। ठीक है, वही तीसरी कंडीशन में हमने चर्चा करी है कि जब वस्तु का वेग एस्केप वेलोसिटी से तो कम रहे लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा रहे, तब इस कंडीशन में वस्तु दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति करने लग जाएगी। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार को हम एक्स्ट्रा सेल्युलर बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फैला हुआ वृत्त। ठीक है, इस प्रकार का जो मार्ग है इसको हम बोलते हैं फैला हुआ वृत्त। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम ग्रहों से संबंधित कुछ नियम। ठीक है, तो ग्रहों के नियम को समझने से पहले हम इसकी कुछ इतिहास की घटनाओं को देखेंगे, जहां पर कुछ वैज्ञानिक आएंगे जो अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी देंगे। उसके बाद में सबसे लास्ट में 1609 में जर्मनी से जॉन केपलर आएंगे जो आपको ग्रहों का नियम पर्टिकुलर देंगे। ठीक है, तो हम इसका कुछ इतिहास देख रहे हैं, कुछ हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री में पॉइंट नंबर 1 हमारा ये रहेगा कि 140 ईस्वी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था टॉलमी। और इस टॉलमी नामक व्यक्ति ने एक सिद्धांत दिया जिसको बोला गया जियोसेंट्रिक सिद्धांत, या इसी को बोला गया जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, अब जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या बोलती है, जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार यहां पर टॉलमी ने कहा कि जो अर्थ है वो सौरमंडल के केंद्र में है और जो सूर्य है और अन्य ग्रह हैं वो इसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, जो सूर्य सहित अन्य ग्रह हैं ये इसके चक्कर लगा रहे हैं। ये कौन बोल रहा है, जियोसेंट्रिक सिद्धांत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पृथ्वी केंद्र में है और अन्य ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, ये हमको कौन ने बोला, ये हमें क्लॉडियस टॉलमी, एक व्यक्ति हुए क्लॉडियस टॉलमी, इन्होंने कहा। ठीक है, 140 ईस्वी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम है जियोसेंट्रिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के हिसाब से इन्होंने कहा कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है और सूर्य सहित अन्य ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार के सिद्धांत को बोला गया यहाँ पर जियोसेंट्रिक सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत हमें दिया कॉपरनिकस ने 1473 से लेकर के 1543 तक। ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था कॉपरनिकस, और कॉपरनिकस नामक व्यक्ति ने, वैज्ञानिक ने या दार्शनिक ने हमें एक सिद्धांत दिया जिसको बोला गया हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत। हीलियोसेंट्रिक नाम में ही दिखा हुआ है, हीलियो मतलब सूर्य। ठीक है, जहां पर इनने बोला कि जो सूर्य है वह जो सूर्य है वह सौरमंडल के केंद्र में है और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं। ठीक है, क्या कहा इसने कहा कि जो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी समेत अन्य ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर जो सिद्धांत था वो कहता था सूर्य कहां पर रहे, केंद्र में, और अन्य ग्रह इसके परिक्रमा लगाए या अन्य ग्रह चक्कर लगाए।
ठीक है। तो इस प्रकार का सिद्धांत जो था वो कहलाता था हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत, जिसे कोपरनिकस ने दिया था 1473 से लेकर के 1543 ईस्वी के बीच में। ठीक है। इसी के बाद में तीसरे नंबर पर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था कोपरनिकस। ठीक है, सॉरी, जॉन केपलर। 1609 में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था जॉन केपलर। जॉन केपलर, और ये आए थे जर्मनी से। कई बार इनका जो जन्म स्थल है वही पूछ लिया गया है कि कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे जर्मनी से। ठीक है, जॉन केपलर जर्मनी से थे। 1609 में इन्होंने एक सिद्धांत, इन्होंने ग्रहों के नियम दिए। तो आपसे पूछा जाता है कि ग्रहों के, आधुनिक ग्रहों का नियम किसने दिया, तो ये दिया जॉन केपलर ने। ठीक है, इसे कहा गया लॉ ऑफ प्लेनेटरी या ग्रहों का नियम। इसे ही ग्रहों का नियम कहा गया। ठीक है, और ग्रहों का नियम में 3 नियम इन्होंने दिए। नाम तीनों के कोई स्पेशल है नहीं, केवल इन्हें पहला, दूसरा और तीसरा कह दिया गया है। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, तो पहला नियम ये जॉन केपलर का पहला नियम कहता है कि सभी ग्रह सूर्य को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बहुत सिंपल सी बात। पहला नियम ये कहता है सभी ग्रह सूर्य को केंद्र मान के उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये पहला नियम कहता है। इसको हम लिख लेते हैं, सूर्य के या सूर्य को केंद्र मानकर, सूर्य को केंद्र मानकर सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये कहता है जॉन केपलर का पहला नियम। वही अगर दूसरे नियम की बात करें तो दूसरे नियम के हिसाब से ये क्षेत्रफल को दर्शाता है। दूसरा नियम ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली, ठीक है, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। जहां पर बोल रहा है कि ये कोई ग्रह है और ये सूर्य है। ठीक है, यहां पर ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है यहां पर कुछ इस प्रकार से गुजरी है। ठीक है, अब ये रेखा यहां से ऐसी और इसको अगर कुछ ऐसा गुजार दिया जाए तो ये वाला जो क्षेत्रफल रहेगा और ये वाला जो क्षेत्रफल रहेगा दोनों आपस में बराबर रहेगा। समय के साथ जब ये आसपास घूमेगा तब भी इसका क्षेत्रफल बराबर ही रहेगा। कुल मिलाकर दूसरा नियम आपको याद रखना है कि दूसरा नियम क्षेत्रफल से संबंधित है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, दूसरा नियम किससे संबंधित है, क्षेत्रफल से संबंधित है, जो कहता है कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय होता है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय होता है, ये हमें दूसरा नियम कहता है। भाई अगर तीसरे नियम की बात की जाए तो तीसरा नियम आपको कहता है परिक्रमण काल और उसकी दूरी का आधार। ठीक है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल सूर्य से दूरी के अनुसार होता है। जैसे यहां पर सूर्य से किसी भी ग्रह की दूरी जितनी ज्यादा होगी उसमें जो उसका जो आवर्त काल है, टाइम पीरियड है, उसका उतना ही ज्यादा रहेगा। जाहिर सी बात है कि अगर सूर्य यहाँ पर है, कोई ग्रह यहाँ पर है, जैसे कोई ग्रह हम बुध मान लेते हैं, यहाँ पर जो बुध ग्रह है वो पास में है सूर्य के, और बुध, और यहाँ पर हम ले लेते हैं अरुण। तो जो अरुण है यहाँ पर, अरुण ज्यादा दूरी पर है। तो सूर्य से किसी ग्रह की दूरी जितनी ज्यादा होती है उसका जो इलेप्टिकल एरिया है, इलेक्ट्रिकल पाथ जो है वो भी बड़ा रहेगा, और जब बड़ा रहेगा तो उस सूर्य का चक्कर लगाने में उतना ही समय ज्यादा लेगा, और जो सूर्य के नजदीक है वो उसका चक्कर कम समय में लगा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा नियम दूरी और समय का रिलेशन बताता है कि किसी ग्रह से सूर्य से किसी ग्रह की दूरी जितनी ज्यादा होगी उसका आवर्त काल उतना ही ज्यादा रहेगा। इसी को हम परिक्रमण काल बोल देते हैं, परिक्रमण काल। ठीक है, दूरी अगर ज्यादा हो गई तो उसका परिक्रमण काल भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सूर्य से किसी ग्रह की दूरी ज्यादा होती है तो परिक्रमण काल टी भी ज्यादा होता है, और अगर दूरी कम होती है तो परिक्रमण काल टी भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार जॉन केपलर के 3 नियम को हम समझ सकते हैं, जहां पर तीनों नियम आपको सूर्य और उसके आसपास घूमने वाले ग्रहों पर फोकस कराता है। ठीक है, तीसरे नियम से हमें एक रिलेशन मिला, T² इज इक्वल टू होता है R का क्यूब। ठीक है, जहां सिंपली भाषा में देखिए उलझाया गया है, कुछ भी नहीं है। T² माने आवर्तकाल और R मतलब दूरी।
दूरी ज़्यादा है तो आवर्तकाल ज़्यादा है, दूरी कम तो आवर्तकाल कम। ठीक है, इतना टेक्निकल होने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको बस थोड़ा सा थ्योरिकल याद रखना है कि सूर्य से किसी ग्रह की दूरी जितनी ज़्यादा होती है उसका आवर्तकाल या परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होता है। और यह हमें दिखाता है कौन, यहाँ पर हमें दिखाता है यह जॉन केपलर का तीसरा नियम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 की पॉइंट याद रखने हैं। आपके पास 3 की पॉइंट्स हैं। 3 की पॉइंट्स में पहला यह है कि केपलर के पहले नियम ने आपको यह बताया कि सभी ग्रह सूर्य को केंद्र मानकर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पहला नियम आपको ये बोलता है कि सूर्य केंद्र में होता है और सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जितने भी जो ग्रह हैं उसके चक्कर लगाते हैं। पहला की पॉइंट ये। दूसरा की पॉइंट आपको याद रखना है कि केपलर का दूसरा नियम क्षेत्रफल से संबंधित है। दूसरा नियम जो है क्षेत्रफल से संबंधित है। वहीं अगर तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम आपको दूरी और समय का संबंध बताता है। दूरी और समय का संबंध बताता है कि सूर्य से किसी ग्रह की दूरी जितनी ज्यादा होगी, सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय भी उतना ही ज्यादा लगेगा। तो इस प्रकार हम जॉन केपलर के तीनों नियमों को समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल आपको होने की आवश्यकता नहीं है। तीनों नियम में आपको ये 3 की पॉइंट्स याद होने चाहिए और तीनों की पॉइंट से ही आपके यह तीनों नियम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे सैटेलाइट अर्थात उपग्रह। उपग्रह या इसी को हम सैटेलाइट कहते हैं। उपग्रह 2 प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल अर्थात प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होता है आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, जो प्राकृतिक उपग्रह है ये प्रकृति ने हमको दे के रखा है, यह ब्रह्मांड में प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है और कृत्रिम उपग्रहों को हम यहाँ से पृथ्वी से प्रक्षेपित करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक उपग्रह का एक एग्जाम्पल जैसे हमारा जीता जागता है मून, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा लगाता है वह 1 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। ठीक है, इस प्रकार चंद्रमा की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 1 किलोमीटर पर सेकंड। इस स्पीड से चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है या बार बार चक्कर लगाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में कृत्रिम उपग्रहों को कौन प्रक्षेपित करता है, ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रह जैसे एग्जाम्पल में इनसेट हो गया, इनसेट 2B अर्बन, बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह हैं जिनके संख्या ही अनगिनत टाइप है। ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रह बहुत प्रकार के होते हैं और यहाँ पर आपको याद रखना है कि कृत्रिम उपग्रहों को इंसान द्वारा पृथ्वी से ब्रह्मांड में या अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनको भारत में किसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रहों को भारत में इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। भारत में इसरो आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह, भारत में इसरो कृत्रिम उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह, तो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह रूस द्वारा छोड़ा गया था। किस देश के द्वारा, रूस के द्वारा। कब छोड़ा गया था, 4 अक्टूबर 1957। ठीक है, 4 अक्टूबर 1957 को यह छोड़ा गया था। ठीक है, और नाम क्या था, इसका नाम था स्पुतनिक 1। ठीक है, नाम था इसका स्पुतनिक 1। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला कब छोड़ा गया था, ठीक है, तो भारत का पहला सैटेलाइट जो छोड़ा गया था, 1 मिनट, ठीक है, यहां पर आपसे पूछा जाए भारत का पहला उपग्रह या सैटेलाइट जो छोड़ा गया था वो छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से भेजा गया था और इसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, इसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आप कृत्रिम उपग्रह के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह। जो कृत्रिम उपग्रह है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है लियो, दूसरा होता है मियो और तीसरा होता है हियो। ठीक है, जो लियो है इसका मतलब है लोअर अर्थ
अर्थ ऑर्बिट, ऑर्बिट, ठीक है। वहीं अगर मियो की बात करें तो मियो का अर्थ है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और अगर हियो की बात करें तो हियो आपको कहता है हायर या हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो कृत्रिम उपग्रह की 3 सीरीज है, 3 श्रेणियां हैं, 3 कैटेगरीज हैं, एक लियो, दूसरी मियो और तीसरी हियो। लियो का अर्थ है लोअर अर्थ ऑर्बिट, मियो का अर्थ है मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हियो का अर्थ है हाई अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, इनको हम किस आधार पर बांटते हैं? तो इसको हम पृथ्वी से उसकी दूरी के आधार पर बांटते हैं, ठीक है। जहां लियो की जो हाइट होती है पृथ्वी से वो 180 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर होती है, ठीक है। 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर होती है। वहीं अगर मियो की बात करें तो 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर होती है। और अगर हियो की बात करें तो इसकी जो हाइट होती है वो 36,000 किलोमीटर से अधिक होती है, ठीक है। इसकी जो हाइट होती है 36,000 किलोमीटर से अधिक होती है। तो इस प्रकार आर्टिफिशियल सैटेलाइट की 3 श्रेणियां हैं जिसको हम हाइट के हिसाब से बांट सकते हैं, ठीक है। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि जिस भी सैटेलाइट की पृथ्वी से जितनी कम दूरी होगी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। आई रिपीट, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि जिस भी सैटेलाइट की पृथ्वी से दूरी जितनी कम होगी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर लियो जो है इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी अपेक्षाकृत मियो और हियो से। क्यों? क्योंकि लियो जो है वो मियो और हियो से थोड़ी सी कम दूरी पर है, थोड़ी सी नहीं बहुत ही कम दूरी पर है पृथ्वी से। तो यहाँ पर अगर हम इनके ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो लियो की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो होती है 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं अगर मियो की बात करें तो मियो की ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर हियो की बात करें तो हियो की ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जहाँ पर लियो और मियो को हमको फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना हियो पर। जो हियो होते हैं या हायर ऑर्बिट होते हैं इसमें सारे के सारे संचार उपग्रह आते हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी में सारे संचार उपग्रह आते हैं, इस कैटेगरी में सारे संचार उपग्रह आते हैं, ठीक है। जैसे जियो सिंक्रोनस हो गया या जियो स्टेशनरी हो गया, पोलर सैटेलाइट हो गया, ये सारे के सारे जो हैं वो संचार उपग्रह की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है हमारे पास जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, ठीक है। इसकी अगर स्पीड की बात करें तो यह जो सैटेलाइट है इसकी स्पीड होती है 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इतनी ही स्पीड किसकी होती है? इतनी ही स्पीड होती है अर्थ की, ठीक है। तो अर्थ के जो घूमने की गति है वो गति भी कितनी होती है? 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जियो सिंक्रोनस की स्पीड अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड के बराबर होती है। और जो पृथ्वी से कितनी हाइट पर छूटते हैं? तो पृथ्वी से यह 36,000 किलोमीटर, पृथ्वी से यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छूटते हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है तो टाइम पीरियड भी सेम ही रहेगा ना, जो अर्थ का, जब अर्थ की ही ऑर्बिटल वेलोसिटी घूर्णन गति जो हो गई वो 3.1 किलोमीटर पर सेकंड हो गई, तो जिस गति से अर्थ घूर्णन करती है उस स्पीड से यह सैटेलाइट भी घूमता है, ठीक है। दोनों अगर सेम स्पीड से घूमेंगे तो दोनों का जो टाइम पीरियड रहेगा वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट। मतलब ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया पृथ्वी के बराबर, पृथ्वी के बराबर हो गया, ठीक है। अगर ये इसकी दिशा पूछी जाए तो इसकी दिशा किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है? जो घूमता है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है? तो जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट है यह घूमता है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ सैटेलाइट की कैटेगरी को भी जाना है और सैटेलाइट के प्रकारों को भी देखा है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के इस चैप्टर में अभी तक तो इतना ही है। और इसके आगे एक और टॉपिक होता है जिसको हम द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। और सेंटर ऑफ मास कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है, आइए समझ ही लेते हैं इसको। जो सेंटर ऑफ मास होता है वो वस्तु का बिंदु होता है जहां उसका समस्त द्रव्यमान काम करता है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास किसी वस्तु का वह पॉइंट होता है जहां पर उसका समस्त द्रव्यमान काम करता है।
जैसे मान लीजिए कि ये कोई टेबल है और टेबल के ये 4 उसके स्टॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेबल है वह इन चारों पहियों पर, इसके जो 4 पहिए हैं इसी पर टिका हुआ है। तो इसका जो समस्त द्रव्यमान है वो कहाँ पर काम कर रहा है, चारों पहिए पर, और इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, एकदम बीच में, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास किसी वस्तु का वह पॉइंट होता है जहां उसका समस्त द्रव्यमान काम करता है, इसी को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। वस्तु का वह बिंदु जहां वस्तु का वह बिंदु जहां उसका समस्त द्रव्यमान काम करता है, समस्त द्रव्यमान काम करता है। इससे ज़्यादा यहाँ से पूछा भी नहीं जाता है आपसे, बस ये पूछा जाएगा कि किसी वस्तु का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, और ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन रहेंगे जहाँ आपसे बोला जाएगा जहाँ जिसका वह बिंदु जहाँ पर उसका समस्त भार काम करता है, तो ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वह बिंदु जहाँ वस्तु का समस्त द्रव्यमान काम करता है, तो ये सही हो जाएगा कि उसी बिंदु पर जहाँ उसका समस्त द्रव्यमान काम करे वही तो द्रव्यमान केंद्र है। तो वस्तु का वह बिंदु जहाँ उसका समस्त द्रव्यमान कार्य करे उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के यह पार्ट 3 में, इस पार्ट 3 में कंप्लीट गुरुत्वाकर्षण बल को हमने कवर कर लिया है, जहां आप किसी भी वनडे एग्जाम में इससे आने वाले सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, और हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। आगे की हम अगली वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ वीडियो को शुरू करेंगे, और धीरे धीरे हम इस फिजिक्स की सीरीज को कंप्लीट करने के बाद में केमिस्ट्री को भी हम कवर करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।